आज पटना में हम लोग मौजूद हैं और पटना से आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया टीवी के साथ मेरी सुबह उनसे आज बातचीत हुई पटना में इको पार्क में। प्रधानमंत्री ने समय निकाला अपनी कैंपेन से, हमारा उनका जो साक्षात्कार था उसमें बड़ी खुलकर बातचीत हुई, बड़ी सहज तरीके से बातचीत हुई। आपने उसका एक हिस्सा ब्रेक से पहले देखा जिसमें वो कह रहे हैं आप रेल की पटरी की आवाज़ भी सुनेंगे तो वो भी यही कह रही है अब की बात 400 पार। और फिर उन्होंने जो विपक्ष पर हमला बोला कि हमारे तो 400 पार आ रहे हैं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बार विपक्ष को सजा मिले, जितने इनके नंबर पिछली बार थे उससे भी कम आए, खासकर कांग्रेस पार्टी। उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि इसकी वजह बताई कि 5 साल इतना नकारात्मक रवैया रहा। जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध कर सकते हैं, जो लोग नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन का विरोध कर सकते हैं, जो राम मंदिर के बारे में ये सोच रख सकते हैं कि हम फैसला पलट देंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के एक पुराने नेता ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाकर के ऐसा कहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे विपक्ष को तो सजा मिलनी ही चाहिए। बहरहाल मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार अभी जितनी बातचीत अभी देखी, मैं राहुल जी की प्रतिक्रिया देखना चाहूँगा। राहुल जी, जो प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास है, बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपको सेंस मिला उससे? 400 पार को लेकर कितने कॉन्फिडेंट दिखे? देखिए, एक तो सौरभ जी बहुत बहुत बधाई। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ खुद किए हैं उनके और बहुत सारे देखे हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, आप बहुत सहज थे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू करते हुए, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उनके इंटरव्यू को जब करते हैं तो या तो प्रधानमंत्री का प्रभाव ऐसा है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं, या फिर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अपने सवालों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी स्टिफनेस आती है। मुझे एक किस्सा बहुत ज़्यादा याद है, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जो हैं उनको ये तय किया गया कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको याद होगा अशोका रोड पर बीजेपी का ऑफिस होता था, उसके साथ एक और जो बिल्डिंग थी या फिर एक घर था, उसमें वो किसी एमपी के नाम था, वहाँ पर बीजेपी के बहुत सारे नेता रहा करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ रहा करते थे। और मैं सुबह सुबह जब मुझे पता चला कि ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको गुजरात का सीएम बनाया जाएगा, तो मैं सुबह सुबह उनके जो जहाँ वो रहते थे उस कमरे पे पहुँचा। एक कमरा था जिसमें रहते थे और मैंने खटखटाया दरवाज़ा और नरेंद्र मोदी जी बाहर आए और मैंने उनको कहा कि बधाई हो आपको जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। तो वो अंदर गए, एक लड्डू लेके आए और मुझे लड्डू खिलाया। तो मुझे बहुत याद है कितने सहज तरीके से वो लोगों से बात करते हैं। उसके बाद 2009 के जो इंटरव्यू, चुनाव के वक्त जो मेरा इंटरव्यू था उनके साथ, उसमें भी देखिए आप किसी भी तरह का सवाल उनसे पूछ सकते हैं। नेचुरली आप किसी भी राजनेता से अगर बिलो द बेल्ट कोई सवाल पूछेंगे तो वो नाराज़गी होगी, अदरवाइज़ आप किसी भी तरह का टफ राजनीतिक क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और उसका वो बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं और बिल्कुल साफ गोई से जवाब देते हैं। कोई लाग लपेट नहीं होती उनके जो उनका जवाब होता है उसमें। मैंने आपके इंटरव्यू के टेक्स्ट बाकी पढ़े हैं, वो उसमें भी ये दिखाई देता है कि बड़े साफ गोई से उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया। और आपने भी बड़े मुश्किल सवाल जो आजकल उन पे आरोप भी लगते हैं, वो भी सवाल आपने उनसे पूछे। जी समीर जी, लगी 400 प्लस वाली बात आपको प्रधानमंत्री के जवाबों में? जी सर, 400 प्लस समीर जी, 400 प्लस लग रहे हैं मुमकिन प्रधानमंत्री की बात सुन के? बिल्कुल। मैं तो मतलब कई बार कहानी कुर्सी में अपन चर्चा करते रहे और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 के आसपास जाएगी और एनडीए 400 पार जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो कॉन्फिडेंस बता रहा है इस बार, भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस बता रहा है और विपक्ष की जो हताशा और निराशा बता रही है, सिर्फ चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नहीं, पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल देखोगे 2019 से लेकर 2024 तक का, वो चाहे संसद में रहा हो या संसद के बाहर रहा हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन रहा है, सरकार के रूप में रहा है, पार्टी के नेता के रूप में आए, संसद में उन्होंने अपने हर कार्य की जिम्मेदारी को बताया है। और जो विपक्ष रहा है, न वो संसद में सार्थक चर्चा कर पाए, न सड़क के अंदर विपक्ष की लड़ाई लड़ पाए। तो संसद का और न सड़क का विपक्ष इस्तेमाल नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा कि जहां संसद में सार्थक चर्चा होना चाहिए थी, वहां विपक्ष ने हुड़दंग किया, वहां संसद को नहीं चलने दी। तो ऐसे विपक्ष को सजा मिलना चाहिए और 40 सीटें उनकी आना चाहिए। मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस के संग वो इस बार होने जाने वाला है। लेकिन जब आपने आज प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू लिया, तो मैं भी एक अपना अनुभव पीएम के साथ आपको बताना चाहता हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री के 3 रूप में उनसे मिल चुका हूँ। एक जब वो पार्टी के पदाधिकारी थे, 2000 की बात है, जब वो नागपुर आए थे संघ कार्यालय में, तो वहाँ मेरे उनसे 20-25 मिनट की बात हुई थी। उसके बाद 2009 में जब इंदौर में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे, वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, वहाँ मेरी उनसे 20-25 मिनट की बात हुई थी। और फिर 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कवर करता था, तो उस समय उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 20 से 25 मिनट की।
तीनों बार मैं जब मिला हूं, एक पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में, तीनों बार मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत सहज और सरल लगे। कहीं ऐसा नहीं लगा कि उनका किसी व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ गया हो, अहंकार आ गया हो या समय नहीं दे रहे हो। जितने देर मिले उन्होंने बहुत सहजता से बात की। और आज आपका इंटरव्यू देख रहा था, दो सुपरस्टार आज थे, एक मीडिया के सुपरस्टार, एक राजनीति के सुपरस्टार, और दोनों मिले थे तो सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होना ही था। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा है दो सुपरस्टार के मिलने के बाद। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शानदार इंटरव्यू रहा है ये आपका, शानदार इंटरव्यू रहा। शुक्रिया सर, लेकिन सुपरस्टार, राजनीति के सुपरस्टार तो वही हैं। अच्छा, अब आगे मैं आपको एक हिस्सा और सुना रहा हूँ इंटरव्यू का। आप प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि जब तक मैं हूँ, मोदी की गारंटी है, मैं जब तक जिंदा हूँ, कोई SC ST OBC का आरक्षण छीन करके किसी को नहीं दे सकता, मुसलमानों को नहीं दे सकता। मैंने उनसे पूछा ये आपको कहने की क्या जरूरत पड़ रही है, अचानक से आरक्षण का मुद्दा कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा ये भी आप ये मत सोचिए कि मैं ये हवा में बात कर रहा हूँ, हवाई बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कर चुकी है, मैं इसीलिए आगाह कर रहा हूँ देश को केवल। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा आप जो सपने दिखाते हैं, बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तो हम ओलंपिक लाने वाले हैं भारत में। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सपना है। उन्होंने कहा सपना नहीं है, मेरे पास पूरा रोड मैप है। मैंने कहा आपने अभी से तैयारी की है? उन्होंने कहा मैं टीमें भेज रहा हूँ, मैं ओलंपिक कराऊंगा भारत में। ये उनका दावा था। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। मैंने कहा कि ये लगता है, शायद हम लोगों को लगता है कि कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने कहा अब वो सोच नहीं रही, और इसकी भी मेरी पूरी तैयारी है, मेरी टीम के पास पूरा रोड मैप है, और ये भी आप सपना पूरा होते हुए देखेंगे। ये बातचीत का छोटा सा हिस्सा और है, ये भी आप देखिए। इसमें आपने एक खतरे से और आगाह किया कि ये अगर आ गए और कांग्रेस अगर आ गई तो ये SC ST OBC का आरक्षण जो है वो बांट के दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने खुद ने किया है और कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका में रातों रात मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया और OBC के जो आरक्षण थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का निर्णय करने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और अभी उनके एक नेता, यहीं पटना की धरती पर से मैं कह रहा हूँ, श्रीमान लालू जी यादव, जो जेल से आए हुए है, कैदी है, गुनहगार है, सजा हो चुकी है, और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। मतलब SC का लूट लेंगे, ST का लूट लेंगे, OBC का लूट लेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। कहाँ सत्ता भूख इतनी भयंकर होती है कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब धर्म के आधार पर समाज को बांटने के लिए आप आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था को लूट करके हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को, हमारे OBC को तबाह करने पर तुले हुए क्या? जी सर, आपने बंगाल में 5 गारंटी दी थी जनता को। आपको मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको उसमें भी ये कहना पड़ा कि आपका आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, राम मंदिर का फैसला कोई नहीं पलट सकता? ये मेरा कमिटमेंट है, ये मोदी की गारंटी है, और ये देश में ये कभी नहीं हो सकेगा। और मैं 400 सीटें मांगता हूँ, वो उसको 400 पार मांगता हूँ। 400 पार इसलिए मांगता हूँ कि इस प्रकार की विकृत मानसिकता वालों को एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए। सर, आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई थी तो उसमें 1-8% शायद वोटिंग कम रहेगी 2019 से, उसको लेकर के एक बड़ा माहौल बनाया गया कि नहीं साहब इस बार तो मोदी साहब का खेल ठीक नहीं। ऐसा है, ये तिनका का सहारा ढूंढते रहते हैं। वो इतने डूब चुके हैं कि उनको लगता है तिनका भी उनको बचा लेगा, इसलिए ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ वोटर आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है। उनको ये लगता है कि इस बार वो आपके साथ नहीं है, उनको उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो पुरानी पीढ़ी वाला नहीं है जी, ये वर्तमान पीढ़ी है जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। वो बदलती हुई दुनिया देख रहा है, भारत का विश्व में जो स्थान बन रहा है वो देख रहा है। जब उसको पता चलता है, गरीब का बच्चा भी फर्स्ट टाइम वोटर होगा, उसको पता चलता है कि मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ूंगा तब भी डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं अपनी अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मेरी माँ मुझे नहीं भेज सकती, मेरे पिताजी के पास मुझे पैसे नहीं है कि मैं अंग्रेजी पढ़ पाऊँ। अब तो मोदी जी मुझे डॉक्टर बना सकते हैं, अब मोदी जी मुझे इंजीनियर बना सकते हैं। गरीब का बच्चा भी सपनों को संकल्प बनते देख रहा है और सिद्धि तक जाने के लिए मोदी रोड मैप बना करके बैठा हुआ है। जब देश का नौजवान, पहले सैकड़ों में हमारे यहाँ स्टार्टअप थे, आज 1 लाख 1.5 लाख स्टार्टअप्स है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी में है। तब देश के नौजवान को लगता है यस, यहाँ मेरा भाग्य है।
हमारा देश एक आध गोल्ड मेडल मिल जाए तो हम मानते थे चलो भाई गोल्ड मेडल मिला। आज स्पोर्ट्स का एक कल्चर देश में डेवलप हुआ है। देश के यूथ को लगता है हाँ मेरे पोटेंशियल को मैं बाहर ला सकता हूँ। और जब उसको सुनता है कि 2029 में हम यूथ ओलंपिक करना चाहते हैं, हम बीच ओलंपिक करना चाहते हैं, हम 2036 में ओलंपिक को यहाँ इन्वाइट करना चाहते हैं, तब उसको भरोसा है तो देश बहुत बदला होगा। ये तो बहुत बड़ा सपना दिखाया आपने, ओलंपिक वाली तो बहुत बड़ी बात है। ये सपना नहीं है, ये मोदी का संकल्प है। और ये सिर्फ संकल्प नहीं है, उसके लिए मेरे पास रोड मैप है, मेरे पास टीम है, अभी से है। मैंने एक टीम फ्रांस भेजना तय किया है। फ्रांस में ओलंपिक का वो स्टडी करेगी ताकि हम हमारी तैयारी फिर 28 में जब जाएगा हमारा ओलंपिक यूएसए में, मैं दूसरी टीम भेजूंगा, वो स्टडी करेगा वहाँ ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, मैनेजमेंट क्या था, स्पोर्ट्स पर्सन को क्या चाहिए, सपोर्ट स्टाफ को क्या चाहिए। मैं अभी से टीमें लगा रहा हूँ जी, मैं तैयारियां पूरी करता हूँ जी, मैं बातें नहीं करता हूँ। जैसे आपने कहा 2047 में हमको विकसित भारत बनना है, शायद सर हमारी साइकी में आ चुका है कि हम कुछ चीजों को असंभव मान लेते हैं। ये कैसे होगा या इतने टाइम में कैसे होगा? अब ऐसा नहीं मानते हैं क्योंकि देश की इकोनॉमी, जब देश आज़ाद हुआ तब हम 6 नंबर की इकोनॉमी थे दुनिया में। हमारे लोगों ने बर्बाद करते 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 2014 में 11 नंबर पे ले आए और मोदी ने 10 साल में 5 नंबर पे दुनिया की इकोनॉमी बनाई और आज मैं कहता हूं मैं तीसरी इकोनॉमी बनाऊंगा। तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है तो लोग भरोसा करते हैं। अगर मोदी इतने कम समय में इकोनॉमी को 3 नंबर पर लाने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है तो 2047 में विकसित भारत बन सकता है। हर्षवर्धन जी, मेरे लिए तो बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट भी था जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास ओलंपिक भारत में लाने के लिए अभी से टीमें तैयार हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अब विकसित भारत ये मत सोचिए कि सपना है, होगा। देखिए सौरभ जी, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में एक ऐसे नेता के तौर पर आए हैं जो प्रधानमंत्री या मास लीडरशिप के तौर पर सिर्फ अपने अधिकारियों को निर्देश नहीं देता है। और ये मतलब ऐसा अनोखा काम कभी नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि भाई फलाना प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके वो सलाहकार हैं, वो टेक्नोलॉजी समझाते हैं, वो सलाहकार हैं जो सोशलॉजी समझाते हैं, वो सलाहकार हैं जो हिस्ट्री समझाते हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हैं जो सारी चीजें, सारी योजनाएं खुद बताते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो बताते हैं और उसके बाद उनके पास एक स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं जो उसको और तेजी से पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री के मन की चीज थी, लेकिन जब उनको लगा कि किस आदमी से पूरा कराएंगे तो परमेश्वरन अय्यर को वो लेकर आते हैं, वो व्यक्ति इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में उनके पास बहुत ठीक से योजना है। अब ये कि भारत ओलंपिक में जाए, जो भारत की योजना है, महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, तो हमारे देश को लोग क्या कहते हैं, कोई वीडियो आया चाइना से कि छोटे बच्चे को बड़ा निर्मम तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, वही वाला वीडियो चला कहते हैं कि ऐसे हमारे देश में कब होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के पास उसकी पूरी योजना है, जो पोडियम स्कीम है, जो देश भर के बच्चों से लेकर दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्र में, आप मतलब सोचिए कि आज ऐसे हर खेल के बच्चे को दुनिया के सबसे बेहतर जो प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में दी है और शायद यही वजह है कि हम मेडल का शतक लगा पाते हैं। अब ओलंपिक हम कराएं, उसमें हम शीर्ष कतार पर हों, उसकी पूरी योजना वो दिखाते हैं और ऐसा हर क्षेत्र में है, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है। इसीलिए सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, रेलवे ये सब नहीं होता है। हम दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बनाते हैं। हम दुनिया में सेमीकंडक्टर मिशन 2 साल में तैयार करने की स्थिति में भी होते हैं और आज हम किसी मामले में दुनिया के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। दुनिया कह रही है भारत से आएगा, हम बरतेंगे, हम उपयोग करेंगे। भारत इंपोर्ट से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होने जा रहा है 3rd टर्म में। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यही।